तो आज हम सेमेस्टर 4 की अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का यहाँ पे मतलब है कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन इवॉल्व होके आया। ये जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना था ये किस तरह से शुरू हुआ, क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और उसके बाद हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। तो जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया का एक हो जाना, मतलब कि पूरे दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है, एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है। वो कैसे हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज ग्लोबली। मतलब कि सभी लोगों का ग्लोबली, पूरी दुनिया के लोगों का आपस में जुड़ जाना, इंटरकनेक्ट हो जाना और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना। उसके बाद इसके अंदर आता है ऑल द कंट्रीज हैव बीन एंगेज्ड इन अडॉप्टिंग, शेयरिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स आइडियोलॉजीज, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, लिविंग स्टाइल अमंग अदर थिंग्स। जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया के लोगों का एक हो जाना, जुड़ जाना और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना। किस बेसिस के ऊपर वो डिपेंड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि एक दूसरे की आइडियोलॉजी से वो प्रभावित हो रहे हों। पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे की आइडियोलॉजी को पसंद कर रहे हैं तो एक दूसरे की आइडियोलॉजी को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद कल्चर, हो सकता है कि वेस्ट का कल्चर जो है वो हिंदुस्तान के लोग पसंद कर रहे हैं, हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो वेस्ट के लोग पसंद कर रहे हैं। तो कल्चर का एक दूसरे के साथ जो है घुल मिल जाना। उसके बाद लैंग्वेजेस, जैसे कि हम अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी किसकी भाषा है, वेस्ट की भाषा है, तो इस तरह से हम लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं आपस में। उसके बाद इसके अंदर आता है फूड हैबिट्स। जैसे कि आपको पता होगा हिंदुस्तान के अंदर आजकल बर्गर्स खा रहे हैं लोग, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। ये कहाँ की डिशेज हैं? ये सारी वेस्ट की डिशेज हैं, सारी जो है वो चाइनीज डिशेज हैं। तो ये लोग किस तरह से अपनी फूड हैबिट्स को, मतलब खाना भी एक दूसरी कंट्रीज का कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है लिविंग स्टाइल्स। लिविंग स्टाइल्स के अंदर जिस तरह से आजकल मॉडर्नाइजेशन चल रही है, वेस्टर्नाइजेशन चल रही है, तो लोग अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरह जो है अपनी लाइफ को जो है वो जीते हैं, उनको मॉडर्नाइज रहना है। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? हो सकता है एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हो आपस में, एक दूसरे की लैंग्वेज बोलते हो, लैंग्वेज के आधार पे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर लोग प्रभावित होते हों। उसके बाद इसके अंदर आता है जैसे कि फूड हैबिट्स आ गई कि भाई वेस्ट का खाना, फास्ट फूड, ये कहाँ से आया? ये सारा वेस्ट का है। उसके बाद ड्रेसिंग स्टाइल्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वेस्ट के कपड़े जो हैं, पैंट कोट, ये सब हिंदुस्तान में पहने जाते हैं। ये हिंदुस्तान के अपने कपड़े थोड़ा ना है, हिंदुस्तान में तो कुर्ता पजामा पहना जाता था। तो इस तरीके से हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वेस्ट भी हिंदुस्तान को कॉपी कर रहा है। एथनिक वियर का आजकल रिवाज चल रहा है। आजकल हम देखते हैं कि वेस्ट के लोग भी कुर्ता पजामा पहनते हैं। अंबानी की शादी में जब वहां से इलॉन मस्क वगैरह आते हैं, जकरबर्ग वगैरह आते हैं, तो वो भी यहाँ पे कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं। सोशल मीडिया, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बढ़ा। और मेन फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के पीछे काम करता है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से लोग एक दूसरे देश को देखते हैं, दूसरे देशों की चीजों को कॉपी करते हैं, दूसरे देशों की चीजों को जो है उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया भी ग्लोबलाइजेशन का काम कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन मेनली यही होता है कि आप अभी अपने देश तक सीमित नहीं हो। मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान तक ही सीमित हो, हिंदुस्तान का ही खाते हो, हिंदुस्तान का ही यूज करते हो, बाहर की दुनिया को कोई पता ही नहीं है। आजकल एक देश को एक आइसोलेशन में रहना, मतलब अकेले रहना, बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट नहीं रखना बड़ा नामुमकिन सा हो गया है। हर एक देश किसी ना किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर है, चाहे उसको तेल चाहिए, चाहे उसको जो है कपड़े चाहिए, चाहे उसको जो है सोना चाहिए, चाहे उसको कोई अदर रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग चीजें जो है इंपोर्ट होती है, तो उस चीज के लिए हर एक देश को एक दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। हिंदुस्तान में कुछ चीजें जो है वो सरप्लस में होती हैं, ज्यादा होती हैं, तो हम बाहर की दुनिया में बेच देते हैं।
कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पे नहीं होती हैं, हमारी डिमांड है वो हमें चाहिए तो बाहर से वो यहाँ पे आती हैं। तो इस तरीके से पूरे देश आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसी चीज़ को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन विस्तार से समझा तो लिया है, लेकिन हम इसको और विस्तार से समझेंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है तो मैं ये बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या वो फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो जब मैं ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स की बात करता हूं, उसके अंदर सबसे पहले आता है मर्जिंग ऑफ इकोनॉमीज इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। मर्जिंग ऑफ इकोनॉमीज इनटू ग्लोबल इकोनॉमी का क्या मतलब है? मर्जिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज का मतलब हुआ कि आपकी इकोनॉमी दुनिया के देशों की इकोनॉमी के साथ मर्ज हो रही है, मतलब कि जुड़ रही है। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी के अंदर ट्रेड आता है, राइट, बिजनेस आता है, पैसे आते हैं। तो हम किस तरह से दुनिया की इकोनॉमी के साथ मर्ज कर रहे हैं? हम यहां से ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तो हिंदुस्तान जो है वो रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, यहां से मसाले एक्सपोर्ट करता है, यहां का अनाज एक्सपोर्ट करता है। तो यहां से क्या कर रहे हैं? हम बाहर चीजें बेच रहे हैं। तो यही तो है अपनी इकोनॉमी को मर्ज करना। बाहर से कुछ चीजें हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं, हिंदुस्तान जो है वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की इकोनॉमी के साथ मर्ज हो रही है। उसके बाद इसके अंदर आता है क्रॉस बॉर्डर ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू फॉरेन कैपिटल, फॉरेन ट्रेड, एफडीआई, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फ्री कंपटीशन। इसका मतलब भी वही हुआ, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खुल गई है। यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब बाहर के जो देश है वो हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर जो है अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रही है, हिंदुस्तान के अंदर बाहर की टेक्नोलॉजी आ रही है। आप देख रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बाहर की टेक्नोलॉजी मिल रही है, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी भी बाहर जा रही है। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन का मतलब हुआ कि आप फ्री में जो है एक दूसरी इकोनॉमी के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, यहां से सामान बाहर बेच सकते हैं, बाहर से इधर आ सकता है। तो इस तरीके से इसके फीचर्स हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है एमएनसीज, टीएनसीज, इंपोर्ट ब्रांडेड स्टफ। एमएनसीज टीएनसीज का क्या मतलब हुआ? मल्टीनेशनल कंपनीज। उसके बाद इंपोर्ट आ गया, ब्रांडेड स्टफ हो गया। तो आप देख रहे होंगे जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसको हम एमएनसीज बोलते हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या फिर बहुत सारी कंपनीज इधर हैं, ओला उबर है, उसके बाद नाइकी है। तो बाहर की कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। जैसे कि ब्रांडेड चीजें हैं, किसी को जो है वुडलैंड के शूज चाहिए तो वो बाहर की कंपनीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है ब्रांडेड स्टफ हमें। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक फीचर है। उसके बाद इसके अंदर आता है लिबरल इंटरनेशनल ट्रेड, नो टैरिफ्स आर लेस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट आर इंपोर्ट। मतलब लिबरल इंटरनेशनल ट्रेड हो गया है। पहले क्या होता था, हमारे दुनिया में हर एक देश जो है वो बड़ा रिस्ट्रिक्शन थी ट्रेड के ऊपर। मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर किसी को ट्रेड करना है तो हिंदुस्तान के ऊपर पहले तो इंपोर्ट के ऊपर बड़ी सारी ड्यूटीज थी। अगर किसी कंपनी को हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। अगर बाहर से कोई सामान यहाँ पे मंगवाना है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस लगते थे। यहाँ से सामान बाहर बेचते अगर हम तो उन देशों में भी हमारे सामान के ऊपर बड़े टैक्सेस लगते थे। बड़ा मुश्किल हो गया था ट्रेड करना, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स थे ट्रेड करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ट्रेड बड़ा लिबरल हो जाता है 1990s के बाद। जैसे हिंदुस्तान के अंदर भी एलपीजी रिफॉर्म्स को हम लाते हैं तो ट्रेड के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं। अब बाहर के लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हम यहाँ से बाहर ट्रेड कर सकते हैं, कोई टैक्सेस नहीं है या फिर बहुत कम टैक्सेस हैं, कोई टैरिफ्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रेड करना बड़ा आसान हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं, बैरियर्स कम हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन के फीचर की बात करूं तो इसके अंदर आता है आईसीटी रेवोल्यूशन। आईसीटी रेवोल्यूशन हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि सोशल मीडिया। जब टेक्नोलॉजी आ गया तो उससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया का आना, टेक्नोलॉजी का आना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आना, आईसीटी रेवोल्यूशन का आना। मतलब कि लोग क्या करने लगे, सोशल मीडिया से एक दूसरे देशों के कल्चर के साथ, एक दूसरे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, एक दूसरे देशों के उस ब्रांडेड स्टफ के साथ, लिविंग स्टाइल के साथ, फूड हैबिट्स के साथ इन्फ्लुएंस होने लगे, इंप्रेस होने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच एक उत्सुकता बढ़ गई दूसरे देशों को कॉपी करने की, दूसरे देशों के बारे में जानने की, दूसरे देशों का सामान जो है खरीदने की। तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया था उसने पूरे देशों के बीच एक और कनेक्शन बिल्ड किया ग्लोबलाइजेशन की तरफ। मतलब कि अब पूरे देश जो है वो
ऑनलाइन तरीके से जो है और ज्यादा इंटरकनेक्ट हो गए हैं। कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये ग्लोबल एप्स हैं, पूरी दुनिया यूज करती है इंस्टाग्राम, पूरी दुनिया यूज करती है फेसबुक। आप डायरेक्टली एक मैसेज के थ्रू अपने किसी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में बैठे हुए दोस्त के साथ बात कर सकते हैं। तो क्या है, आप जुड़ रहे हैं अमेरिका के लोगों के साथ, उसके बाद आप वीडियो कॉल के थ्रू जो है चाइना के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। क्या हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन कुछ ऐप सामने आए जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो इससे क्या है, पूरी दुनिया के अंदर ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, यही तो है ग्लोबलाइजेशन, या फिर हम कहते हैं इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द होल वर्ल्ड और द होल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इसके अंदर आता है कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है, ये सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी का ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पैसे का या फिर ट्रेड का ही लेन देन हो रहा है देशों के बीच, बाकी कुछ नहीं है। बल्कि इसके अंदर कल्चरल फिनोमेना भी आता है। लोग एक दूसरे के कल्चर के साथ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर भी क्रिसमस मनाया जाता है, हालांकि ये जो क्रिसमस का फेस्टिवल है ये वेस्ट का है। उसके बाद वेस्ट के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर भी दिवाली बनाई जाती है। जैसे हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं सुंदर पिचई जी, तो वो वहां पे दिवाली बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक दूसरे के कल्चर को हम शेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा एथनिक वियर है, जो हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल पहनना है, उसको अमेरिका के लोग भी पहनते हैं, वेस्ट के लोग भी आजकल कुर्ता पजामा पहनते हैं, और वहां का हम पैंट कोट सूट हम पहन रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर सोशल डायमेंशन भी आता है, मतलब सोशल तरीके से भी हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हम उनके खाने की हैबिट्स को कॉपी कर रहे हैं, वो हमारे खाने की हैबिट्स को कॉपी कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा वो उसके स्टिक्स के साथ मैगी को खाया जाता है, नूडल्स को खाया जाता है, कोरियन नूडल्स को। तो क्या है ये, दिस इज ऑल अबाउट द कॉपी ऑफ the western or branded stuff. It is all about the copy of food habits of North Korea, South Korea, all the other countries of the world. उसके बाद इसके अंदर पॉलिटिकल डायमेंशन भी आता है। पॉलिटिकल डायमेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है, हम अलग अलग देशों के राजनीतिक सिस्टम को भी कॉपी कर रहे हैं। अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, तो वहां पे हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ह्यूमन राइट्स हों। तो इस तरीके से पॉलिटिकली भी लोग जो है अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बाहर के सिस्टम को हम यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर यूरोप के अंदर कोई नया सिस्टम आया है पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हिंदुस्तान के अंदर भी कारगर साबित हो सके। उसके बाद इसके अंदर आता है इंस्टीट्यूशंस फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। पूरी दुनिया को किस तरह से गवर्न करना है, पूरी दुनिया की गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं हमारे पास। मतलब कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल स्फीयर्स को, इकोनॉमिक स्फीयर्स को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पूरी दुनिया के देशों को लोन देता है, सारा इकोनॉमिक मैटर्स के साथ डील करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डील करता है कि पूरे देश किस तरह से ट्रेड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी लोन्स के मामले में काम करता है। हमारे पास लीग ऑफ नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये इतने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आए हैं, इन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। इनकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन जो है बड़ी है। तो इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्या किया जाता है, पूरी दुनिया को एक ही तरीके से गवर्न किया जाता है। पूरी दुनिया के ऊपर जो है ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन बोलते किसको है, इसके फीचर्स क्या है। जो भी मैंने अब तक आपको समझाया, ये सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में था, ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग के बारे में था कि ग्लोबलाइजेशन हम किसको बोलते हैं, क्या चीजें हैं वो जो ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन बनाती हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे या फिर हम इसका इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन शुरू कैसे हुई, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये किस तरह से इवॉल्व होके आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इवॉल्व होके आया, ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। तो जब मैं ग्लोबलाइजेशन के हिस्ट्री की बात करता हूं या इवोल्यूशन की बात करता हूं, तो हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है
वो 20th सेंचुरी के आखिरी 10-20 साल में जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ या फिर ज्यादा कॉन्क्रीट हुआ। मतलब कि जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं तो ग्लोबलाइजेशन ज्यादा पॉपुलर हुआ। ग्लोबलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से कब उभर के आया? 1980 से लेके 2000 के बीच में। मतलब कि 20th सेंचुरी के आखिरी 10-20 साल में 1980 से लेके 2000 के बीच में ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उभर करके आया। लेकिन हमें जो उसकी रूट्स हैं वो हमें फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिलती है। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन शुरू होने लग पड़ा था जब हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें ग्लोबलाइजेशन की रूट्स देखने को मिलती हैं, उसकी जड़ें देखने को मिलती हैं कि मतलब उस टाइम से उसकी शुरुआत होने लगी थी। उसके बाद ये अच्छे तरीके से इमर्ज होके आता है 1980 से लेके 2000 के बीच में। जब मैं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब 1930 से लेके 1950 के बीच ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होने लगी थी, इसका बेस बनने लगा था, इसकी जो है रूट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इसकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है हमें रूट्स देखने को मिल रही थी, और 1980 से लेके 2000 के बीच ये पूरे तरीके से इमर्ज होने लगा, अच्छे तरीके से उभर के आया। लेकिन हमने ये तो नहीं समझा कि ये क्यों उभर करके आया, क्या जरूरत थी ग्लोबलाइजेशन की। तो क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस वक्त सभी देश जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। आपको पता होगा हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उस वक्त पूरे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो उन देशों की जो लड़ाई थी उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, सभी देशों के बीच जो है एक कॉपरेशन बनाने के लिए, सभी देशों के बीच जो है वो एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशंस उभर के आते हैं जिनको हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ, दुनिया के देशों के बीच में रिलेशंस को अच्छे करने के लिए, अच्छा डेवलप करने के लिए ये हमारे यहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस उभर के आते हैं। मतलब पूरी दुनिया में सभी देशों के ऊपर कुछ इंस्टीट्यूशंस उभर के आते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस जो थे वो अलग अलग देशों के जो रिलेशंस थे उनको बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये 1945 के आसपास उभर के आते हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस ने काम किया कि अलग अलग देशों के इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर इनके रिलेशंस को जो है अच्छा किया जाए, पॉलिटिकल स्फीयर्स के अंदर अलग अलग देशों के रिलेशंस को अच्छा किया जाए। क्योंकि क्या हो चुका था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ था, हर देश को नुकसान हुआ था, चाहे वो देश हारा हो या जीता हो। तो पूरी दुनिया को जब नुकसान हो गया था तो पूरी दुनिया के देशों ने ये फैसला किया कि यार लड़ने से क्या होगा, हम क्या करेंगे, कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और जो पूरी दुनिया के देशों को आपस में लाएंगे, आपस में हमारा तालमेल बनेगा और हम एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से रहेंगे। तो उस वक्त ये जो इंटरकनेक्शन था सभी देशों का जो प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे से जुड़ जाना, उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि वो स्टार्ट हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन की हमें रूट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, द इवेंट ऑफ कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर ड्यू टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अमंग द अदर फैक्टर्स एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी ऑफ यूएस लेड कैपिटलिस्ट मॉडल एंड लिबरल ट्रेड। इस लाइन का क्या मतलब है, आपको पता होगा हमारी दुनिया 1950 के आसपास या उसके बाद दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा था कैपिटलिज्म, एक हिस्सा था सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, हमारी दुनिया के सारे देश दो हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्सा था कैपिटलिस्ट मॉडल, एक हिस्सा था कम्युनिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर यूएसए आता था, अमेरिका आता था, ब्रिटेन आता था और कुछ उनके दोस्त आते थे, बाकी देश आते थे। जो सोशलिस्ट मॉडल था या फिर कम्युनिस्ट मॉडल था, इसके अंदर रशिया आता था, जर्मनी आता था, चाइना आता था और कुछ इनके अलाइज आते थे, दोस्त आते थे। जब मैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट मॉडल की बात कर रहा हूं ना, एक साइड कैपिटलिस्ट मॉडल है, एक साइड सोशलिस्ट मॉडल है। दो हिस्सों में दुनिया बट गई है और दोनों हिस्सों में एक लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई, मतलब आइडियोलॉजी की लड़ाई। हथियारों की लड़ाई या फिर बॉम्ब की लड़ाई या फिर ऐसे लड़ाई नहीं चल रही थी या फिर बहुत कम चल रही थी। मेन लड़ाई चल रही थी आइडियोलॉजीज की लड़ाई। जो कैपिटलिस्ट मॉडल था ना, जो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी जिसके अंदर यूएसए आता है, ब्रिटेन आता है, इनका जो आइडियोलॉजी था वो क्या था, ये कहते थे कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर कैपिटलिज्म होना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए। कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, ये कहते थे कि लोगों के इकोनॉमिक स्फीयर्स के ऊपर
स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक व्यक्ति जितना चाहे उतना कमा सकता है, स्टेट को उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालनी चाहिए। मतलब कि एक देश के अंदर लोग क्या करते हैं, लोगों के राइट्स, लोगों की निजी जिंदगी, लोगों के बिजनेस की लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अगर कोई अपनी मेहनत से अंबानी बन जाता है तो बनने दो ना, उसमें सरकार उसके ऊपर इंटरफेयर क्यों कर रही है, सरकार ऊपर उसके ऊपर टैक्स क्यों लगा रही है। तो इस तरीके का मॉडल होता है कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का। कहा गया कि तुम्हारी ये फ्रीडम है कि तुम जितना मर्जी कमाओ, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और बाकी दुनिया के साथ, मतलब कि एक दूसरे देश के साथ भी फ्री ट्रेड हो सकता है। मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है, फ्री ट्रेड कर सकती है। तो मान लो ये एक ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड पहले से ही चला आ रहा था कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर। लेकिन सोशलिस्ट मॉडल के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट मॉडल के अंदर क्या था? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल के लोग ये कहते थे कि कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब कि 2, 4 या 10 लोग जो है अमीर ना बन जाएं, लोगों की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट मॉडल के अंदर। कहा जाता है कि क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति है जो पहले से अमीर है, तो उसके लिए पैसे कमाना और बड़ा आसान हो जाता है, वो पैसे लगाता जाता है और पैसे कमाता जाता है। तो अगर उसके ऊपर स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगी तो सारे के सारे पैसे ही वही ले जाएगा, और जब सारे के सारे पैसे ही वही ले जाएगा तो गरीब के पास क्या बचेगा। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग कहते थे कि अमीर लोग जो है वो पैसे अपनी मेहनत से नहीं कमाते हैं, मेहनत तो सारे मजदूर लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं। ये कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पैसा लगाते हैं और उससे पैसा कमाते जाते हैं, लेकिन मजदूरों का बुरा हाल हो जाता है। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल के अंदर कहा जाता है कि स्टेट सारा कुछ कंट्रोल करेगी। स्टेट जो है वो इंडिविजुअल की इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर भी इंटरफेयर करेगी, इंडिविजुअल क्या करेगा इसके ऊपर भी इंटरफेयर करेगी। सारा का सारा बिजनेस जो है वो स्टेट के कंट्रोल में होगा, सारी फैक्ट्री स्टेट के कंट्रोल में होगी, सारी इंडस्ट्री स्टेट के कंट्रोल में होगी, सारा का सारा जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट के कंट्रोल में होगा। तो सारा कुछ स्टेट के कंट्रोल में होगा और बाकी बाहर के देशों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब कि तुम अपने देश के अंदर ही सब कुछ करोगे। वहीं दूसरी ओर जो है कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर कहा जाता था कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है बिजनेस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ये सिस्टम था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सोशलिस्ट मॉडल था जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं या फिर सोवियत यूनियन कहते हैं या फिर कम्युनिस्ट जो मॉडल था, वो मॉडल जो है वो टूटने लग पड़ा। क्या हुआ, सरकार ने सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उससे जो है एग्रीकल्चर रुक गई, उससे जो है ग्रोथ रुक गई, तो उससे जो है ये सारा का सारा मॉडल टूट गया। ये जो देश आपस में जुड़े हुए थे ना, ये देश टूटने लगे क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो स्टैग्नेशन आ गई थी, एग्रीकल्चर रुक गई थी, उसके बाद डेवलपमेंट रुक गई थी क्योंकि सारा कुछ स्टेट के कंट्रोल में था। तो स्टेट ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती थी, स्टेट के बस में भी नहीं था इतना कुछ करना। तो उससे क्या हुआ, ये टूटने लगा। चाइना अलग हो गया, इससे बाकी देश अलग हो गए। और जब यूएसएसआर टूट गया, सोशलिस्ट मॉडल टूट गया, तो बचा कौन, कैपिटलिस्ट मॉडल बचा। और जब कैपिटलिस्ट मॉडल बचा और कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर डिक्लाइन भी नहीं था, वो ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा था, तो क्या हुआ, जो यूएसएसआर के टूटे हुए देश थे ना, वो भी कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करने लगे। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो उनका मॉडल था ना, यो उसको अडॉप्ट करने लगे। उनका कहना था कि ये जो सोशलिस्ट मॉडल है इससे हमारी ग्रोथ नहीं हुई है, इसकी वजह से हम जो है बैकवर्ड हो गए। वो भी उसको अडॉप्ट करने लग पड़े। और यूएसए का मॉडल क्या था, वो था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देशों के अंदर ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। उससे क्या हुआ, यूएसए के मॉडल को लोग कॉपी करने लगे, अलग अलग देश कॉपी करने लगे और उससे ग्लोबलाइजेशन की तरफ वो बढ़ने लगे। सबसे बड़ा बैरियर क्या था ग्लोबलाइजेशन के बीच, वो था सोशलिस्ट मॉडल। मतलब कि सोशलिस्ट लोग चाहते थे कि अलग अलग देशों के साथ ये लिबरल ट्रेड वगैरह कुछ ना हो। लेकिन जब वो मॉडल ही टूट गया तो इससे क्या हुआ, जो यूएसए का मॉडल था, जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, इसकी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई और इससे अल्टीमेटली जो है वो ग्लोबलाइजेशन का राइज हुआ। उसके बाद इसके अंदर आता है ड्यू टू स्टैग्नेट इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया लाइक कंट्रीज आल्सो स्विच टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदुस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक के अंदर स्टैग्नेशन आ गई थी। हिंदुस्तान के अंदर पैसे ही नहीं बचे थे, फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं बचा था। हिंदुस्तान जो है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी, बिल्कुल रुक गई थी 1990s के टाइम पे। आपको पता होगा फिर 1990s के टाइम पे क्या हुआ, मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंदर एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया। एक्चुअल में हुआ क्या, हमें आईएमएफ ने लोन दिया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्टैग्नेट कर चुकी थी, बिल्कुल रुक चुकी थी।
हम खज्जल हो गए थे, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल रुक गई थी, हमारे पास पैसे बचे ही नहीं थे। हमने लोन मांगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, हमने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगा। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें लोन देते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई आप हमें लोन दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। तो आईएमएफ ने कहा रुको, हम तुम्हें लोन तो दे रहे हैं लेकिन कुछ शर्तें हैं। तो हिंदुस्तान की इकॉनमी तो डिक्लाइन कर चुकी थी, तो हिंदुस्तान ने बोला कि भाई हमें पैसे तो चाहिए, बताओ कौन सी शर्तें हैं आपकी, हम वो शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि जो तुम्हारी इकॉनमी क्लोज्ड है, मतलब सारा का सारा कुछ स्टेट कंट्रोल करती है, बाहर के देशों के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है, बाहर के देश अगर यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, बाहर की कंपनीज को यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो तुम क्या करो, तुम अपनी इकॉनमी को ओपन कर दो, तुम्हें एक मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसका नाम था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, मतलब एसएपी। उस मॉडल के थ्रू तुम्हें क्या करना है, अपनी इकॉनमी को ओपन कर देना है। एलपीजी मॉडल से मतलब तुम्हें अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज भी कर देना है, मतलब कि बाहर के देश अगर ट्रेड करना चाहें तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बाहर के देश अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई टैक्स ना हो, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो फॉरेन ट्रेड के ऊपर। प्राइवेटाइज का मतलब हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़े, मतलब कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल ना करे, प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस जो है, प्राइवेट लोग जो है वो भी बिजनेस करें। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया, अपनी इकॉनमी को दुनिया के साथ जो है मर्ज कर दो। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। हिंदुस्तान उस वक्त फंस चुका था, हिंदुस्तान को पैसे चाहिए थे, तो हिंदुस्तान ने कहा ठीक है हम इस एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली पैसे चाहिए। तो उससे क्या हुआ, हिंदुस्तान जैसे देशों ने भी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और बढ़ने लगा। उसके बाद इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर एक चीज और आती है और वो है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की सिचुएशंस। क्या हुआ, वो देश जो बड़े गरीब थे, वो देश जिन देशों के अंदर अभी डेवलपिंग सिचुएशन थी, मतलब कि वो डेवलप होने की तरफ जा रहे थे, क्या हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर कॉलोनियलिज्म था, इंपेरियलिज्म था। जैसे कि ब्रिटेन ने बड़े सारे देशों के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, बड़े सारे देशों को जो है एक्सप्लॉइट किया था, वहां पे रूल किया था। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर हमें 1947 में आजादी मिली, किससे मिली, ब्रिटिशर्स से मिली। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने बाकी भी कई सारे देशों के अंदर अपना जो है वो कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो हुआ क्या, जो ये देश थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने जिनको बड़ा एक्सप्लॉइट किया हुआ था, हम गरीब हो गए थे ब्रिटिशर्स की वजह से। और भी कुछ यूरोप के देश थे जिन्होंने अलग अलग देशों के ऊपर रूल किया था, तो उन देशों को बिल्कुल खज्जल कर दिया था। खास करके साउथ अफ्रीका के देश, नॉर्थ अमेरिका के देश, मतलब कि लैटिन अमेरिका के देश, यहां पे क्या हुआ था, देश बिल्कुल गरीब थे, इन देशों की हालत बिल्कुल बुरी थी, इन देशों को एक्सप्लॉइट किया हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा और भी कई सारी फोर्सेस के द्वारा। तो हुआ क्या, जब इन देशों को बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया है, ये देश बेचारे गरीब हैं, इनके पास खाने को खाना नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है इकोनॉमी के अंदर, कैसे होगी ग्रोथ, पैसे ही नहीं है, उसके बाद ना टेक्नोलॉजी है। तो इन देशों ने क्या किया, ये आईएमएफ के पास पहुंचे, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास पहुंचे कि हमें भाई पैसे दो, हमें लोन दो, ताकि हम भी डेवलप हो सकें, अपने देश के अंदर कम से कम खाना तो दे सकें लोगों को। तो आईएमएफ ने बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह ही वैसी ही कंडीशंस रख दी इन देशों के आगे, कहा कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, प्राइवेटाइज करना है, ग्लोबलाइज करना है, मतलब कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, बाहर की कंपनीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने देना है, बाहर की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आने देना है। तो इससे क्या हुआ कि इन देशों ने अपनी इकोनॉमी को पूरे तरीके से ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई, ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इन देशों के अंदर जो है बाहर के देश इन्वेस्ट करने लगे, इन देशों के अंदर इनको लोन दिया, और इसके बाद उनकी कंपनीज यहाँ पे आई, वहां से उन्होंने जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाई। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना स्टार्ट हुआ, और इस तरीके से हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का वो एक इवोल्यूशन होता है, ग्लोबलाइजेशन का एक ट्रेंड डेवलप होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी था, आईसीटी रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया के लोग जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ क्यों बढ़े, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, लोग एक दूसरे को देखने लगे, पूरी दुनिया के कल्चर को कॉपी करने लगे। तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता आ गई कि हम भी जो है बेस्ट का कपड़ा पहनेंगे, बेस्ट का खाना खाएंगे। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना इमर्ज होके सामने आया। तो इस तरीके से हमने ये कवर किया कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसके फीचर्स क्या है, और उसका इवोल्यूशन क्या है, वो किस तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इवॉल्व होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद।